Hey students, welcome back. Today we're going to start our third chapter current electricity for class 12. इसमें हम पढ़ेंगे कि करंट क्या है और उसके लॉज क्या हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ जो है करंट का वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की क्या टर्मिनोलॉजीज हैं, क्या उसके लिमिटेशंस हैं, उनको हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट से। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? डिनोट करते हैं आई से। यूनिट क्या है? क्लास 11th में हमने पढ़ा था, एम्पियर। फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब जैसा कि आपको पता है कि कोई भी अगर कंडक्टर है, लेट्स से दिस इज अ कंडक्टर, तो उसमें बहुत सारे फ्री चार्ज कैरियर्स होंगे जो रैंडम मोशन शो करेंगे। बट अगर आप इस पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो ये सभी इलेक्ट्रॉन खुद को अलाइन कर लेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और जिसकी वजह से हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक करंट, राइट? What is electric current? Electric current is the flow of charge carrier per unit time. That is, unit time में कितना चार्ज फ्लो करता है, that gives you current. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, dq by dt क्या डिनोट करता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज कैरियर जिस रेट से फ्लो कर रहे हैं वो आपका करंट है। तो यहां से आपका करंट का डेफिनेशन और फॉर्मूला जो आया है वो क्या आया है? ये आपका डेफिनेशन है। करंट इज व्हाट? करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट टाइम। ये डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो का। और अगर हम इसको कंप्लीट लिखें तो I इक्वल्स टू क्यू बाय टी, ये रिलेशन आप चार्ज, टाइम और करंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट थिंग इज ओम्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फेमिलियर तो आप इससे पहले भी हैं, इसको दोबारा देखते हैं। इसमें कुछ चीजें हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ओम्स लॉ, what is Ohm's law? It states that for an ideal conductor, voltage is in proportion to current at constant temperature and other environmental factors. क्या मतलब है कि अगर आपके अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, टेम्परेचर कांस्टेंट है, सिर्फ V और I की आप बात करें तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अगर हम हटाते हैं तो V इक्वल्स टू IR। रिलेशन अगर हम ग्राफिक फॉर्म में देखते हैं, I और R के बीच में अगर I और V के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन। जैसे जैसे हमारा I इंक्रीज हो रहा है उसी रेशो में हमारा V भी इंक्रीज हो रहा है। चेंज इन वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन करंट एंड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज R। सिंबल्स के नाम लिख लेते हैं, वेयर V इक्वल्स टू वोल्टेज, I equals to current, and then R equals to
रेजिस्टेंस, राइट। इतना आपने क्लास 10th में भी ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I वेयर R इज रेजिस्टेंस। नाउ लेट्स सी व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है ये V और I पे डिपेंड नहीं करती है डायरेक्टली। किसी कंडक्टिंग वायर की अगर आपको रेजिस्टेंस पता करनी है तो वो आप कैसे पता करेंगे, उस चीज को देखते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में अपना देखा था, लास्ट चैप्टर में कैपेसिटेंस की इंडिपेंडेंस देखी थी, उसी तरीके से हम यहाँ रेजिस्टेंस की इंडिपेंडेंस देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है, राइट। बेसिक डेफिनेशन आपका हो चुका है यहाँ पे। लेट्स से रेजिस्टेंस क्या है। इट इज अ फॉर्म ऑफ problematic condition in the flow of current. That is, current wants to flow and something is resisting it. कुछ रोक रहा है उसको। तो अगर आप ये देखेंगे कि जितनी लंबी वायर होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। लेट्स से करंट को यहाँ से यहाँ तक ही जाना है तो कम रेजिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा जाएगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस उसको फेस करना पड़ेगा। इट मीन्स R इज प्रोपोर्शनल टू L। जितना ज्यादा लेंथ आपको ट्रैवल करना है, करंट को ट्रैवल करना है, चार्ज कैरियर्स को ट्रैवल करना है, उतना ज्यादा उनको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग याद रखने के लिए आप ऐसे देख सकते हैं, लेट्स सपोज आपको एक इलेक्ट्रॉन को एक पतली जगह से निकलना है तो उसको ज्यादा रेजिस्टेंस फील होगा रादर कि उसको एक अच्छी विड्थ मिल जाए निकलने के लिए। तो दैट इज, अगर आप बात करें एरिया की, तो एरिया अगर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, यानी कि रेजिस्टेंस का एरिया से रिलेशन कैसा है, इनवर्स। कम जगह से इलेक्ट्रॉन को निकलना है, एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा फील होगी, एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम फील होगी। तो इसका मतलब R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। कंबाइन करते हैं दोनों को तो फॉर्मूला क्या बनेगा, R प्रोपोर्शनल L बाय A। इन दोनों को कंबाइन किया है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, R इक्वल्स टू रो L बाय A। दिस इज अवर फाइनल फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर, एंड रो इज रेजिस्टिविटी वेयर L equals to length of conductor, A equals to area of conductor, and rho is equals to resistivity of conductor, right? इस पे बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे आते हैं कि आपको कुछ लेंथ दिया होगा या नहीं भी दिया होगा तो इस तरह से पूछा होगा कि एक एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस R है, अगर हम उसकी लेंथ को हाफ कर दें तो रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा। तो लेट्स सी R डैश, अगर हम इसको हाफ करते हैं तो रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, हाफ, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। अगर एरिया के केस में बात करें, अगर हम एरिया को हाफ कर दें तो रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, डबल, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो इसी तरीके के 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं। चैप्टर क्लोज करते हुए हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। अभी इस टॉपिक में हमें क्या ध्यान देना है कि R इज इक्वल्स टू रो L बाय A, प्रोपोर्शनल टू L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, एंड रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, राइट। अब हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे ओम्स लॉ के साथ कंबाइन करके टू फाइंड सम मोर रिजल्ट्स, और वी कैन से ओम्स लॉ का ही एक अनदर फॉर्म, V इज I R, राइट। इस फॉर्मूले में मैं V की जगह पे वोल्टेज इज इक्वल्स टू, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन है, V इक्वल्स टू E डॉट D या E डॉट L, डिस्टेंस। तो यहाँ L मतलब डिस्टेंस कितनी है, कंडक्टर की लेंथ के जितनी, तो इसलिए हमने D की जगह क्या लिया है, L। तो यहाँ पर हम V की जगह पुट कर रहे हैं E
इंटू एल इज इक्वल्स टू आई। आर की जगह इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं, रो एल बाय ए, राइट। एल से एल कैंसिल, आई बाय ए करंट पर यूनिट एरिया को कहते हैं करंट डेंसिटी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं जे से। तो इसकी जगह पे जे लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू जे रो। रो क्या है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होगा? कंडक्टिविटी, जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रो की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 सिग्मा क्रॉस मल्टीप्लाई जे इक्वल्स टू सिग्मा ई। ये भी ओम्स लॉ का ही एक अलग फॉर्म है। 10th में आपने सिर्फ ओम्स लॉ का एक ही फॉर्म पढ़ा था, दैट इज V प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल्स टू IR। यहां पर हमने क्या किया है, सिंस वी नो कि R इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए, तो हमने R की वैल्यू पुट कर दी। और अभी हमारे लास्ट चैप्टर की नॉलेज से हमें पता है कि वोल्टेज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ, तो हमने V की जगह E और L पुट कर दिया। सॉल्व किया है उसको हमने, तो करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू I है सिग्मा E के। क्योंकि अब हम बात करेंगे आगे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, अब हम नॉर्मल वोल्टेज और करंट के टर्म्स में बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसका एक नया फॉर्म निकाला है ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में भी करंट के बारे में बात कर सकें, राइट। प्लीज नोट इट डाउन फॉर ओम्स लॉ। ये हमारा ओम्स लॉ अब कंप्लीट हुआ है। 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिर्फ V प्रोपोर्शनल टू I को ओम्स लॉ नहीं कहेंगे, दिस इज योर ओम्स लॉ, J इक्वल्स टू सिग्मा E, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? और उसी में हम डिराइव करेंगे सिग्मा का एक्सप्रेशन। हम एक यहाँ पे कंडक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द कंडक्टर। एक छोटी सी डिस्टेंस हम इसमें लेते हैं। We haven't taken the whole conductor, हमने एक छोटा सा पार्ट लिया है कंडक्टर का। Let's say del x is the length, जिसपे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई किया हुआ है। इसका जो एरिया है लेट्स से वो A है। इसके जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स है उन पे फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो ये जो फोर्स लग रहा है F इज इक्वल्स टू हाउ मच? फोर्स कितना लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगता है? F इक्वल्स टू QE होता था, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स टू QE। अब Q चार्ज हमारे केस में क्या है? हमारे केस में चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, तो वी कैन राइट F इक्वल्स टू E कैपिटल E। अगर मैकेनिकल टर्म्स में बात करें तो फोर्स किसके इक्वल होता है? F इक्वल्स टू MA, राइट। चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है इसलिए माइनस साइन लगाते हैं। तो यहां से एक्सेलरेशन कितना निकल के आया है? माइनस E कैपिटल E अपॉन M। एक रिजल्ट तो हमने ये तैयार कर लिया जिसे हमें यूज करना है एक्सेलरेशन को। रिवाइज करें, क्या किया हमने? एक कंडक्टर लिया है, कंडक्टर हमने छोटे साइज का लिया है डेल एक्स, उस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है E, कंडक्टर का एरिया A है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है। एक चार्ज कैरियर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है वो हमने फर्स्ट चैप्टर में निकाला था कूलम्ब्स लॉ के बाद। F इक्वल्स टू QE, Q कितना है हमारा? Q है हमारा माइनस E, Q इज चार्ज कैरियर। हमारा चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन, इसीलिए E से रिप्रेजेंट किया है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है इसलिए माइनस साइन लगाया है। और मैकेनिकल टर्म में फोर्स इक्वल्स टू MA, न्यूटन का सेकेंड लॉ, तो हमने वहां से MA लगाया है और ये हमने एक्सेलरेशन एक इक्वेशन बना करके रख लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट, यहाँ का कोई भी इलेक्ट्रॉन, अगर मैं बात करूं रैंडम मोशन की, अगर हम बात करें तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन गया, इससे टकराया, कोलिजन हुआ, वापस रेस्ट में आ गया, कोई अदर इलेक्ट्रॉन इससे टकराया, कोलिजन्स भी तो होंगे आपस में। तो एक इलेक्ट्रॉन के दूसरे इलेक्ट्रॉन के टकराने का जो टाइम है उसको बोलेंगे, टॉ से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं,
रिलैक्सेशन टाइम, क्या है रिलैक्सेशन टाइम? इट इज द टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स। ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने से पहले जब मूव कर रहे थे तो आपस में कोलाइड कर रहे थे, क्योंकि इनके पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं था। तो दो इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करने के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। दैट इज उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन रिलैक्स्ड है, इट इज नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ कोलिजन। ठीक है, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हुआ? इट इज द टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टॉ से, राइट। अब इलेक्ट्रॉन को एक ड्रिफ्ट मिल गई। ड्रिफ्ट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी मूव कर ही रहा है, कोलाइड भी कर रहा है, तो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी को सिर्फ वेलोसिटी बोलेंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव कर रहा है तो उसको ड्रिफ्ट बोलेंगे, क्योंकि वो ड्रिफ्ट कर रहा है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर हम निकालना चाहते हैं किसी इंस्टेंट पे तो वो क्या होगी? आप मोशन की फर्स्ट इक्वेशन से देखें, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एटी, वी इक्वल्स टू यू प्लस एटी। तो इनिशियल वेलोसिटी हमने माना कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, रिलैक्सेशन टाइम के बाद अभी तक वो रेस्ट में था, तो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी आपने 0 माना, ए की वैल्यू आप यहाँ से पुट करेंगे -e/m, और टी कितना? T is the relaxation time, T equals to tau। तो यहां से आपका Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो वैल्यू आई है वो आई है -e tau अपॉन m, राइट। इसको भी एक बार फिर दोबारा ध्यान से देखेंगे हमने क्या किया है। रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स, जिसको टॉ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद हमने मोशन की फर्स्ट इक्वेशन लगाई विच सेज v इक्वल्स टू u प्लस एटी, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। हम फाइनल वेलोसिटी क्या है? जिससे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है, ठीक है, तो vd उसको नाम दिया। इनिशियल वेलोसिटी क्या? हमने माना कि इलेक्ट्रॉन पहले रेस्ट में था, तो 0। a की वैल्यू हमने यहां से निकाली है, t इज द टाइम बिटवीन टू कोलिजन, जिसको टॉ से रिप्रेजेंट किया है, तो ये हमारा vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया है, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे? टोटल चार्ज डेल्टा टी एक हम टाइम लेते हैं, उसमें डेल्टा टी टाइम में टोटल कितना चार्ज मूव हो गया। तो हमने एक रिलेशन अभी पढ़ा था I इक्वल्स टू क्यू बाय टी, तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I इंटू टी, तो ये हो गया I इंटू डेल्टा टी, क्योंकि हमने एक छोटा सा टाइम ड्यूरेशन लिया है जिसमें हम चार्ज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इक्वल्स टू उसी छोटे से टाइम ड्यूरेशन में कितना चार्ज इस ए एरिया को क्रॉस कर गया वो हमारा चार्ज होगा। तो कितना डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम बाय द फॉर्मूला वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस क्या होगा? वेलोसिटी इंटू टाइम। ये डिस्टेंस और ये एरिया कितने इलेक्ट्रॉन ने क्रॉस कर लिया वो टोटल चार्ज होगा। तो माना n इलेक्ट्रॉन ने क्रॉस किया है, कौन सा एरिया? डेल एक्स की जगह हम लोग लिख रहे हैं Vd इंटू डेल्टा टी एंड दिस इज द एरिया माइनस साइन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, राइट। देखिए हमने क्या किया है, हम टोटल चार्ज निकाल रहे हैं बाय दिस फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू आई टी, वही हमने यहाँ लिखा I इंटू टी, डेल्टा टी क्यों? क्योंकि हम इस छोटे से ड्यूरेशन के लिए चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इस छोटे से ड्यूरेशन में कितना चार्ज इस डिस्टेंस को क्रॉस करके इस एरिया से निकल गया, ये कैसे निकलेगा? डिस्टेंस कितनी है? डेल्टा एक्स, ए एरिया, तो डेल्टा एक्स की जगह हमने क्या लिखा है? Vd इंटू टी, ये डेल्टा एक्स की जगह लिखा है हमने, इंटू ए। माना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? n,
और एक की वैल्यू कितनी है E, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इतना, ठीक है। डेल्टा टी कैंसल्स बाय डेल्टा टी, I इज इक्वल्स टू माइनस एन ई वी डी इंटू ए। इस A को मैं इधर भेज देती हूँ, तो ये A हो जाएगा आपका, यहां आ जाएगा। I बाय A इज करंट डेंसिटी, अगेन इसको J से रिप्लेस कर दिया। VD की वैल्यू यहां से उठा के रखते हैं, VD की जगह पे रखते हैं माइनस ई टॉ बाय एम। J इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस एन ई स्क्वायर ई टॉ बाय एम। ओम्स लॉ के नए डेफिनेशन के हिसाब से करंट डेंसिटी इक्वल्स टू J इक्वल्स टू सिग्मा E। J को रिप्लेस करती हूं मैं सिग्मा E से, E से E कैंसिल, सिग्मा कम्स आउट टू बी एनी स्क्वायर टॉ बाय एम। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, राइट। पूरे को समराइज करते हैं। हमने एक कंडक्टर लिया एक छोटी सी लेंथ का डेल्टा एक्स का, जिसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पे कुछ फोर्स लगा। वो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स था, उससे हमने एक्सेलरेशन को कैलकुलेट किया, मोशन का फर्स्ट इक्वेशन लगा के ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट किया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द वेलोसिटी बाय विच इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद हमने टोटल चार्ज को कैलकुलेट किया, और उस टोटल चार्ज से हमने क्या निकाला, हमने सिग्मा कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला निकाला कि कंडक्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करती है। कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे, जो कि फिक्स है। टॉ इज द रिलैक्सेशन टाइम, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। तो अगर इसमें आप देखेंगे, ये आपका कांस्टेंट हो गया, ये आपका कांस्टेंट हो गया, टॉ इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो मेनली किस पे डिपेंड करती है कंडक्टिविटी, n क्या है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। तो जिस कंडक्टर के पास जितना ज्यादा चार्ज कैरियर होंगे, उस कंडक्टर की कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, राइट। ये आपका होता है यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंप्लीट। और ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स यहां पर आपको मिले हैं, जिनको फर्दर हम यूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक छोटा सा डेफिनेशन और हम लेंगे, मोबिलिटी। मोबिलिटी भी एक टर्म हमने डिफाइन की है, जिसको आगे न्यूमेरिकल में हमें यूज करना पड़ सकता है, किसी न्यूमेरिकल का एक पार्ट हो सकता है वो। लेट्स से 3 मार्क्स में कोई न्यूमेरिकल आया है, आपसे सब कुछ कैलकुलेट उसमें करने को बोला है, तो हो सकता है मोबिलिटी भी आपसे पूछी जाए। इट इज द एबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर टू मूव किससे डिफाइन करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। इट इज द एबिलिटी of a charge carrier to move under the influence of electric field formula mu is equals to drift velocity upon E। इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है, आगे हो सकता है हमें इसकी जरूरत पड़े। म्यू इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। इसको आपने मार्क कर लेना है, आगे हम इसको यूज करेंगे। मोबिलिटी कंप्लीट। नाउ लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। आपका अगर प्रैक्टिकल में आपको ओम्स लॉ एज एन एक्सपेरिमेंट मिलता है, तो आपको डेफिनेटली उसके लिमिटेशंस लिखने हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है व्हाट इज ओम्स लॉ, वो बोले या ना बोले, आपको उसके लिमिटेशंस लिखने ही है, तभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा। लेट्स से व्हाट आर द लिमिटेशंस। limitations of
Ohm's law. There are three limitations mainly. पहला लिमिटेशन ये है, for some conductor after a certain value of current, the proportionality ends. That is, अगर आप V और I का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो इनिशियली तो वो एक प्रोपोर्शनल दिखाई देगा, बट आफ्टर सर्टेन वैल्यू ऑफ करंट, लेट्स से हायर वैल्यू ऑफ करंट, वो प्रोपोर्शनैलिटी लूज कर जाएगा, राइट? अगर इसको आप देख रहे हैं इस ग्राफ को, तो यहां तक लेट्स से ये आई नॉट वैल्यू तक तो इसने अपना प्रोपोर्शनल बिहेवियर शो किया वोल्टेज के साथ, लेकिन उसके बाद ये इसका पाथ होना चाहिए था, बट ये इसका ओरिजिनल पाथ है, ये इमेजिनरी पाथ है और ये ओरिजिनल पाथ है। तो क्या हो गया पहला लिमिटेशन? कुछ कंडक्टर्स के लिए सर्टेन वैल्यू ऑफ करंट के बाद प्रोपोर्शनैलिटी डज नॉट होल्ड फॉर दिस टाइप ऑफ कंडक्टर। ये इसका पहला लिमिटेशन हो गया। सेकेंड लिमिटेशन में क्या है कि वोल्टेज की पोलैरिटी के हिसाब से प्रोपोर्शनैलिटी चेंज हो जाती है। कैसे इसको लिखेंगे हम? फॉर सम कंडक्टर्स behavior of current depends on sign of voltage. Example, डायोड। हम फर्दर सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे इस चीज को। ये पॉजिटिव वोल्टेज है, ये नेगेटिव वोल्टेज है। तो अगर वोल्टेज पॉजिटिव है तो करंट का बिहेवियर कुछ अलग होगा, और अगर वोल्टेज नेगेटिव है तो करंट का बिहेवियर कुछ अलग होगा। ये ओम्स लॉ का सेकंड लिमिटेशन है। वाई लिमिटेशन? क्योंकि यहाँ पे ओम्स लॉ ने तो कहा था कि V प्रोपोर्शनल I होगा, बट यहाँ भी प्रोपोर्शनलिटी होल्ड नहीं कर रहा है, यहाँ भी होल्ड नहीं कर रहा है, और पॉजिटिव के लिए एक डिफरेंट काइंड बिहेवियर दिखा रहा है और नेगेटिव के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर ये शो कर रहा है। तो ये आपका सेकेंड लिमिटेशन हुआ। थर्ड लिमिटेशन है कि कोई फिक्स बिहेवियर ही नहीं है। यहाँ पर कम से कम ये तो था कि पॉजिटिव के लिए ऐसा करेगा, नेगेटिव के लिए ऐसा करेगा। थर्ड में है कि वेरियस बिहेवियर शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, थर्ड में फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ voltages current shows different behavior. कैसे? एग्जाम्पल इज गैलियम आर्सेनाइड। अगर गैलियम आर्सेनाइड के लिए वोल्टेज और करंट के बिहेवियर को स्टडी किया जाए तो इट इज समवेयर, मतलब कि एक सर्टेन पॉइंट तक नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर तो ये इसके लिए भी है, बट एक सर्टेन पॉइंट पे वो क्या शो कर रहा है? नेगेटिव रेजिस्टेंस शो कर रहा है कि V को बढ़ा रहे हैं बट करंट कम हो रहा है। तो ये किसको बता रहा है? नेगेटिव रेजिस्टेंस को। देन आफ्टर सर्टेन पॉइंट इसने फिर से अपना बिहेवियर चेंज कर लिया। तो ये भी एक लिमिटेशन है कि वेरियस वोल्टेजेस, यहाँ कुछ अलग बिहेवियर शो कर रहा है, इस रीजन में कुछ अलग बिहेवियर शो कर रहा है, एंड देन इस रीजन में कुछ अलग बिहेवियर शो कर रहा है। एक ही मटेरियल के लिए तीन टाइप के बिहेवियर वो शो कर रहा है सेम पॉजिटिव वोल्टेज पे। ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, तो आपको तीन लिमिटेशंस बतानी है। पहला, आफ्टर सर्टेन वैल्यू ऑफ करंट इट लूजेस इट्स प्रोपोर्शनैलिटी। दूसरा,
पॉजिटिव वोल्टेज के लिए करंट का बिहेवियर अलग, नेगेटिव के लिए अलग, और तीसरा वाला जो आपका है इसमें सेम साइन ऑफ वोल्टेज के लिए अलग अलग टाइप का बिहेवियर करंट शो करेगा। तो यहां पर आकर ओम्स लॉ फेल हो जाता है, इस बिहेवियर को ओम्स लॉ जस्टिफाई नहीं कर पाता है। दैट्स व्हाई दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज color coding of resistor. Very interesting and very important for practical purpose. प्रैक्टिकल एंड वाइवा में जनरली आपसे इस पे क्वेश्चंस पुट किए ही जाते हैं, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। एक रजिस्टर जो होता है वो एक वायर के बीच में एक छोटा सा लगा हुआ आपको एक लाइक बीड्स टाइप ये दिखेगा। इसमें आपके पास 4 रिंग होती हैं, ईदर 4 रिंग और 3 रिंग, राइट। अब इन रिंग्स की हेल्प से आपको बतानी होती है इस रजिस्टर की वैल्यू। तो इसके लिए आपकी जो कलर कोडिंग है वो है बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। ये याद रखने का तरीका है, ट्रिक क्या है इसकी, बीबी रॉय तक तो सेम ही है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन had very good wife, right? तो इसमें आप कलर कैसे लिखेंगे, ब्लैक, डार्क कलर से स्टार्ट करना है क्योंकि बी 3 बार आ रहा है, कंफ्यूजन का पूरा चांस है। डार्क से लाइट की तरफ आना है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे एंड देन व्हाइट, राइट। ये आपके कलर्स के नेम हो गए, डार्क टू लाइट। वैल्यूज न्यूमरल्स जो यहां पे लिखने हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। Powers 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4, 10 to the power 5, 6, 7, 8 and then 9। इसके अलावा लास्ट रिंग के लिए, ये पहले 3 रिंग के लिए हैं, ऑल दीज आर फॉर फर्स्ट 3 रिंग्स। लास्ट रिंग के लिए गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर। This shows the tolerance plus minus 5%, plus minus 10% and plus minus 20%, right? आपको ये बस टेबल याद रखनी है, और टेबल भी क्या, आपको ये कोड याद रखना है। सारे कलर्स इससे आपके बन जाएंगे। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ, आपको डार्क कलर से स्टार्ट करना है, ब्लैक और व्हाइट कलर तक खत्म करना है इसको। जो कंफ्यूजन का चांस है वो सिर्फ बी में है क्योंकि वो 3 बार आ रहा है। तो डार्केस्ट इज द ब्लैक, सेकेंड डार्केस्ट ब्राउन एंड थर्ड इज ब्लू, राइट। उसके आगे न्यूमरल्स 0 से 9, 10 टू द पावर 0 से 10 टू द पावर 9। अब आपके पास क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको ये जो लाइंस हैं ये ऐसे दी होंगी कि लेट्स सपोज ये रेड है, ये ऑरेंज है, ये येलो है एंड देन ये गोल्डन है, कुछ भी कलर हो सकता है। तो पहले 2 कलर के लिए तो आपको नंबर लिखने हैं। रेड के आगे नंबर क्या है 2, ऑरेंज के आगे नंबर है 3, यानी कि 23 इनटू थर्ड वाले की आपको पावर लिखनी है, y क्या है
4 यानी 10⁴। गोल्डन यानी कि ±5% का टॉलरेंस भी इसमें हो सकता है, और यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की? ओम। तो इस तरीके से आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। जो 3 रिंग होंगी उसमें से पहले 2 के नंबर लिखने हैं, थर्ड वाली की पावर लिखनी है, और प्लस माइनस फोर्थ रिंग क्या बताएगी? टॉलरेंस बताएगी। तो अभी जैसे हमने कहा था कि 3 रिंग होंगी, 3 रिंग का मतलब क्या है? फोर्थ रिंग एब्सेंट है, एब्सेंट मतलब नो कलर, तो क्या होगा उसका टॉलरेंस? अगर 3 रिंग्स दी हुई है, फोर्थ दी नहीं हुई है, तो आप क्या करेंगे? टॉलरेंस कितनी हो जाएगी? 20%। अगर आपको फोर्थ रिंग नहीं दी हुई है तो इसका मतलब नो कलर है, और नो कलर का टॉलरेंस कितना है? 20%, राइट? दिस इज योर कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, जिसका फायदा आपको वाइवा में मिलेगा, और हो सकता है आपसे 1 मार्क क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाए। बट हाँ, ये आपको आनी जरूर चाहिए, आगे के लिए भी है आपके लिए। इफ यू आर अ टेक्निकल पर्सन और आप कोई प्रोजेक्ट भी बनाते हैं, तो यू हैव टू बाय इट फ्रॉम मार्केट। तो आपको किस वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए ये आप देखकर पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा रेजिस्टेंस पे। अगर एक जनरल डिस्कशन करें तो फॉर अ कंडक्टर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। वाई? बिकॉज कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स ऑलरेडी मूव कर रहे हैं, और बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं। अब अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब आप उसकी एनर्जी बढ़ा रहे हो। तो एनर्जी अगर आप बढ़ा रहे हैं तो वो और तेज मूव करेगा, और तेज मूव करेगा तो एक दूसरे में कोलाइड करेगा, और कोलाइड करेगा तो अल्टीमेटली उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। इट इज लाइक अगर कुछ लोग आराम से एक लाइन बना करके जा रहे हैं एक कांस्टेंट स्पीड से, दे विल रीच समवेयर। अगर यही लोग जल्दी जल्दी जाने लगे एक गेट से निकलने के लिए, तो ये आपस में कोलाइड करेंगे और कोई भी नहीं पहुंच पाएगा। वही केस चार्ज कैरियर के साथ होता है कंडक्टर में। बट फॉर अ सेमीकंडक्टर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होती है। व्हाई? बिकॉज सेमीकंडक्टर में बहुत ही कम चार्ज कैरियर होते हैं, वो जिनके पास एनर्जी बहुत ही कम होती है मूव करने के लिए। तो अगर सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनको एनर्जी मिलेगी तो दे विल स्टार्ट मूविंग, एंड व्हेन दे विल स्टार्ट मूविंग तो करंट बढ़ेगा। इसका करंट बढ़ने का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस कम हो रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सेमीकंडक्टर इज द ओनली थिंग जिसके लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम होगी, और कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगी। इसको हम सेपरेटली डील करेंगे, सेमीकंडक्टर नाम का हमारा एक चैप्टर है, अभी हम इसकी बात करेंगे। ये तो हमने देख लिया कि हाँ टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, व्हाट इज द फॉर्मूला, कैलकुलेट कैसे करेंगे कि कितना बढ़ा। लेट्स सी दिस। इस पे एक न्यूमेरिकल बन जाता है आपका 1 से 2 मार्क का, just to check that whether you remember the formula or not. So the formula is R2 is equals to R1 plus bracket 1 plus alpha T2 minus T1. R2 is the second temperature, R1 initial resistance. T1 is initial temperature, R2 is final resistance,
T2 is final temperature and alpha is temperature coefficient of material. अल्फा कंप्लीटली मटेरियल पे डिपेंड करता है कि आपने आयरन लिया है, निकल लिया है, कॉपर लिया है, जो भी मटेरियल है उसके हिसाब से आपका अल्फा डिफाइन होगा। तो जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल दिया होगा तो उसमें आपको अल्फा गिवन होगा, टेम्परेचर 1 गिवन होगा कि लेट से वो आपसे बोलेंगे कि पहले कंडक्टर का जो टेम्परेचर था वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, बाद में 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, पहले जो रेजिस्टेंस था वो लेट से 45 ओम था, तो बताओ बाद में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। अल्फा वुड बी गिवन टू यू, सारे वैल्यूज को आपने पुट करना है एंड यू गेट R2। हो सकता है वो आपसे बोले पहले रेजिस्टेंस इतना था बाद में इतना हो गया, कैलकुलेट द टेम्परेचर चेंज। सो दे कैन गिव यू दिस क्वेश्चन इन एनी फॉर्म। जितने भी आपके पास वेरिएबल हैं उसमें से एक वेरिएबल मिसिंग होगा, ऑल अदर वेरिएबल्स विल बी गिवन टू यू, राइट। इस पे न्यूमेरिकल आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं 1 से 2 मार्क का, वेरी इजी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, सिंपल येट इंटरेस्टिंग टॉपिक। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। हम लास्ट चैप्टर से इसको पढ़ते आ रहे हैं और हम बार बार इस चीज को रिवाइज कर रहे हैं। एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ वर्क डन। तो एनर्जी कहाँ से आई? जब आपने वर्क किया। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज वोल्टेज, राइट। लेट्स use this equation to find the electrical energy. W is equals to QV, right? For electrical field, we know that Q is equals to IT. I equals to Q by T, हमने अभी इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया था, I equals to Q upon T, so Q is equals to IT. Use this relation here, Q की जगह IT रख देंगे। Work done equals to I into V into T. Work done per unit time is equals to I into V. Work done per unit time क्या कहलाता है? पावर। Work done per unit time denotes पावर। तो पावर कितनी हो गई इलेक्ट्रिकल फील्ड में? पावर हो गई है P equals to V into I. Using Ohm's law, we can define power in other terms also. For example, इसी फॉर्मूले में अगर मैं V की जगह IR पुट कर दूं तो दिस फॉर्मूला becomes I square R. इसी फॉर्मूले में, ये मेन फॉर्मूला है हमारा पावर का, इक्वेशन 1, उससे बनाई हमने इक्वेशन 2, और इसी फॉर्मूले में अगर मैं I की जगह पे पुट कर दूं V by R, then the formula becomes V square upon R. 3 तरीके से हम पावर को डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ से ये तो बहुत ही सिंपल चीज है, ये आपने पहले भी देखा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में आपने इसको यूज भी किया है। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट हमें कंसेप्ट निकालना है। वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है? आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 मार्क में ये चीज पूछी जा सकती है। जब किसी कंडक्टर में करंट ट्रैवल करेगा, कोई अगर कंडक्टर है तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। अगर उसमें करंट ट्रैवल कर रहा है तो I और R का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है? पावर। यानी कि उस कंडक्टर में उस टाइम पे कोई ना कोई पावर डिसिपेट हो रही है। लेट्स सपोज जो भी हमारी ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, किसी ट्रांसमिशन लाइन में कितनी पावर डिसिपेट हो रही है?
इसको मैं पीसी से रिप्रेजेंट करती हूँ, पीसी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर सी, यानी कि उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है मल्टीप्लाई बाय द करंट फ्लोइंग इन दैट कंडक्टर गिव्स यू द पावर डिसिपेशन। ठीक है, तो अगर इसी इक्वेशन में मैं I की जगह P बाय V लिख दूं बाय इक्वेशन 1, तो ये कितना हो जाएगा, P स्क्वायर बाय V स्क्वायर टाइम्स ऑफ RC। हेंस अगर मुझे पावर डेसिपेशन कम करना है तो मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा, इस रिलेशन से देखिए, पावर डेसिपेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का स्क्वायर। इसका मतलब अगर मैं वोल्टेज बहुत ज्यादा कर दूं, हाई वोल्टेज, तो पावर डेसिपेशन जो है वो कम हो जाएगा। दिस इज द रीजन कि जो हाई टेंशन वायर्स होती है उनका वोल्टेज बहुत हाई रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, दो वो डेंजर भी होती है बट फिर भी हम उनका वोल्टेज बहुत हाई रखते हैं। क्यों रखते हैं हाई उनका वोल्टेज, सो दैट पावर डेसिपेशन कम हो, हमारी जो एनर्जी है वो सेव हो जाए, राइट। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि ये जो हाई टेंशन वायर्स होती हैं ये बहुत डेंजरस हैं, फिर इनका वोल्टेज इतना हाई क्यों रखा जाता है, इसको कम वोल्टेज पे क्यों नहीं ट्रैवल करा सकते, इस करंट को हम क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि हमें पावर सेव करनी है, राइट। समराइज करते हैं अपने इस पार्ट को। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी मैथमेटिकली, और डेफिनेशन है फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर इज नोन एज करंट। सेकेंड थिंग, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट V प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल्स टू आई आर, राइट। यहाँ पर हमने एक नई फॉर्म देखी, J इक्वल्स टू सिग्मा ई, करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू सिग्मा टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, ये वो फाइनल वेलोसिटी है जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है, इसके लिए हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया। नेक्स्ट, मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर टू मूव, विच इज डिफाइंड एज VD अपॉन E, राइट, म्यू इक्वल्स टू VD अपॉन E। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, 3 लिमिटेशन है, तीनों के हमने ग्राफ ड्रॉ किए। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन से आपने इसको याद रखा। टेम्परेचर डिपेंडेंस, R2 इक्वल्स टू R1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, इस पे आपका 1 या 2 मार्क का न्यूमेरिकल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, जिसके एक्सप्रेशंस यहाँ लिखकर हमने उससे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिड्यूस किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।